नमस्कार विद्यार्थियों। आज का यह जो प्रेजेंटेशन है वह सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए है। मेरा सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि वे MLS यूनिवर्सिटी उदयपुर की वेबसाइट पर जाएं और वहां से अपना सिलेबस डाउनलोड करें। इस वर्ष जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसका शीर्षक है सामाजिक अनुसंधान पद्धतियाँ, और इस पेपर के प्रथम यूनिट में ये टॉपिक है साइंटिफिक मेथड यानी वैज्ञानिक पद्धति। और इसी टॉपिक का आज हम कुछ विस्तार से विवेचन करेंगे। प्रसिद्ध विद्वान स्टुअर्ट चेज ने कहा है, साइंस गोज विद द मेथड एंड नॉट विद द सब्जेक्ट मैटर, अर्थात विज्ञान का संबंध विषय वस्तु से नहीं अपितु अध्ययन पद्धति से होता है, और इसलिए कोई भी ज्ञान की शाखा यदि अपनी अध्ययन वस्तु का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति से करती है तो ज्ञान की उस शाखा को हम विज्ञान कह सकते हैं। प्रायः हमें यह सिखाया जाता है कि विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति का व्यवस्थित व क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, किंतु विज्ञान की यह जो परिभाषा है यह अपूर्ण है, आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा मैंने आपसे पहले कहा, विज्ञान का संबंध विषय वस्तु से बिल्कुल नहीं होता। विज्ञान का संबंध केवल अध्ययन पद्धति से होता है, और इसलिए प्राकृतिक विज्ञानों को या भौतिक विज्ञानों को हम विज्ञान इसलिए नहीं कहते क्योंकि वे प्रकृति का अध्ययन करते हैं या भौतिक प्रघटनाओं का अध्ययन करते हैं, बल्कि इसलिए कहते हैं क्योंकि वे वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करते हैं। समाज के अध्ययन में भी वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग निरंतर होता रहा है, और इसीलिए समाज का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करने वाले विज्ञानों को या ज्ञान की शाखाओं को सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। समाज शास्त्र को भी एक विज्ञान माना गया है, एक सामाजिक विज्ञान कहा गया है, क्योंकि ये समाज का उसकी समग्रता में अध्ययन करने वाला विज्ञान है, और यह अपने अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि वैज्ञानिक पद्धति क्या है। बहुत ही सामान्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक पद्धति अध्ययन किए जा रही प्रघटना के संबंध में तथ्यों के व्यवस्थित अवलोकन, संकलन, वर्गीकरण और विश्लेषण की ऐसी व्यवस्था है जो विश्वसनीय और परीक्षणीय निष्कर्षों तक पहुंचती है। इस क्रम में यह बताना भी उचित होगा कि वैज्ञानिक विधि अध्ययन की एक सामान्य विधि है और यह विषय वस्तु से स्वतंत्र होती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि चाहे अध्ययन प्रकृति का हो, प्राकृतिक घटनाओं का हो अथवा सामाजिक घटनाओं का हो, अध्ययन पद्धति एक समान रहती है, वह नहीं बदलती। इस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति अध्ययन की एक सामान्य विधि है। वैज्ञानिक विधि के महत्व को रेखांकित करते हुए लुंडबर्ग, प्रसिद्ध रिसर्च मेथोडोलॉजिस्ट, कहते हैं कि समाज वैज्ञानिक इस विश्वास के प्रति प्रतिबद्ध हैं कि जो समस्याएं उनके समक्ष हैं उनका समाधान यदि किया जा सकता है तो वह केवल और केवल मात्र तथ्यों के व्यवस्थित संकलन, वर्गीकरण और विश्लेषण के माध्यम से ही किया जा सकता है। इसी उपागम को हम सामान्य शब्दों में वैज्ञानिक विधि कह सकते हैं। वैज्ञानिक विधि को समझने के लिए हमें उसकी विशेषताओं को भी समझना होगा। जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, वैज्ञानिक विधि की 5 प्रमुख विशेषताएं होती हैं। ये विशेषताएं हैं वेरीफाइबिलिटी अर्थात परीक्षणीयता, डेफिनेटनेस अर्थात निश्चितता, ऑब्जेक्टिविटी अर्थात वस्तुनिष्ठता,
जेनरैलिटी अर्थात सामान्यता और प्रिडिक्टेबिलिटी अर्थात पूर्वानुमान की क्षमता। अब हम इन विशेषताओं की संक्षेप में चर्चा करेंगे। सबसे पहले वेरीफाइबिलिटी अर्थात परीक्षणीयता। इस विशेषता से तात्पर्य यह है कि वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करके हम जिन निष्कर्षों तक पहुंचते हैं उन निष्कर्षों की जांच संभव होती है। उन निष्कर्षों को हम तथ्यों के माध्यम से, ऐसे तथ्य जो या तो उपलब्ध हैं या प्राप्त किए जा सकते हैं, उनके माध्यम से हम उनकी जांच कर सकते हैं, उन्हें सही या गलत सिद्ध कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई वैज्ञानिक यह कहता है कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, तो इसकी जांच कोई भी कर सकता है। पानी को गर्म करके 100 डिग्री तक तापमान पहुंचाकर यह देखा जा सकता है कि 100 डिग्री पर पानी उबलता है अथवा नहीं। तो इस प्रकार वैज्ञानिक विधि से जब निष्कर्ष निकाले जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं, सामान्यीकरण किए जाते हैं, तो उनकी कोई भी जांच कर सकता है और उन्हें सही या गलत प्रमाणित कर सकता है उपलब्ध तथ्यों के आधार पर। वैज्ञानिक विधि की जो दूसरी विशेषता है वह है डेफिनेटनेस अर्थात निश्चितता। डेफिनेटनेस का मतलब ये है, निश्चितता से तात्पर्य यह है कि वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं या जो तथ्य सामने रखे जाते हैं, उन तथ्यों का, उन निष्कर्षों का एक स्पष्ट व निश्चित अर्थ होता है और यह अर्थ व्यक्तियों अथवा वैज्ञानिकों के बदलने के साथ नहीं बदलता, इसीलिए वह परीक्षणीय हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि मैं ये कहूँ कि आज मुझे तेज़ बुखार है, तो यह जो वक्तव्य है, यह जो स्टेटमेंट है, यह परीक्षणीय नहीं है, क्योंकि तेज़ का कोई एक निश्चित और स्पष्ट अर्थ नहीं है। अलग अलग व्यक्ति इसके अलग अलग अर्थ निकाल सकते हैं। किसी के लिए तेज़ का मतलब 103 डिग्री, किसी के लिए 106 डिग्री, किसी के लिए 100 डिग्री, किसी के लिए 104 डिग्री हो सकता है। किंतु यदि मैं यह कहूँ कि आज मुझे 103 डिग्री बुखार है, तो इसके अब अलग अलग इंटरप्रिटेशन संभव नहीं है। 103 का एक निश्चित अर्थ है जो व्यक्तियों के बदलने के साथ नहीं बदलता। तो इस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करके हम जो बात सामने रखते हैं, जो तथ्य सामने रखते हैं, जो निष्कर्ष निकालते हैं, उनका एक ही निश्चित और स्पष्ट अर्थ होता है। वैज्ञानिक विधि की तीसरी विशेषता है ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वस्तु के प्रति निष्ठा का द्योतक है। अर्थात वैज्ञानिक विधि से जब हम अध्ययन करते हैं, तो हमारे अध्ययन में जिस प्रघटना का अध्ययन किया जा रहा है, केवल उसी की विशेषताओं का वर्णन किया जाता है और उन विशेषताओं के पीछे छुपे कारणों की विवेचना की जाती है। अर्थात क्या है और क्यों है का अध्ययन किया जाता है, लेकिन क्या होना चाहिए इस बारे में कोई मूल्य निर्णय नहीं दिया जाता। अर्थात वस्तुनिष्ठता वह स्थिति है जिसमें अध्ययनकर्ता केवल अध्ययन की जा रही प्रघटना की विशेषताओं के बारे में वर्णन करता है, उनकी विवेचना करता है, लेकिन उस विषय के बारे में अपने स्वयं के विचारों से अपने अध्ययन को स्वतंत्र रखता है। यह इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि यदि अध्ययनकर्ता के विचार उसके अध्ययन को प्रभावित करने लगेंगे, तो फिर वह अध्ययन परीक्षणीय नहीं रहेगा, उसकी जांच संभव नहीं हो सकती, क्योंकि विचारों, मूल्यों, विश्वासों की जांच संभव नहीं है। इसलिए वस्तुनिष्ठता जो है वह वैज्ञानिक पद्धति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। वैज्ञानिक पद्धति की अगली विशेषता है जेनरैलिटी या सामान्यता। जेनरैलिटी को हम दो रूपों में समझ सकते हैं। पहला तो यह कि वैज्ञानिक विधि अध्ययन की एक सामान्य विधि है, अर्थात विषय वस्तु कोई भी हो,
चाहे हम समाज का अध्ययन कर रहे हों अथवा प्रकृति का अध्ययन कर रहे हों अथवा यूनिवर्स का अध्ययन कर रहे हों, अध्ययन की पद्धति नहीं बदलती है, अध्ययन की पद्धति वही रहती है। इसलिए यह अध्ययन की एक सामान्य विधि है। जेनरलिटी का एक दूसरा अर्थ भी है, सामान्यता का एक दूसरा संदर्भ भी है, और वह यह है कि वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके हम जिन निष्कर्षों तक पहुंचते हैं उन निष्कर्षों को उस जैसी तमाम घटनाओं के संदर्भ में हम सही मानते हैं। अर्थात हम वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके सामान्यीकरण या सामान्य नियम निर्मित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि यह कहा जाए कि ए एक व्यक्ति है और कुछ समय के पश्चात उसकी मृत्यु हुई, उसी तरह से बी एक व्यक्ति है और उस कुछ समय पश्चात उसकी भी मृत्यु हुई, सी एक व्यक्ति है और कुछ समय पश्चात उसकी भी मृत्यु हुई। इस तरह n नंबर ऑफ केसेस में हम देख रहे हैं कि जो भी जन्म लेता है वो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। तो इन निष्कर्षों के आधार पर हम एक सामान्य नियम बना सकते हैं कि जो भी जन्म लेगा उसकी देर सबेर मृत्यु अवश्यम भावी है। तो इस प्रकार हम कुछ घटनाओं के आधार पर उस जैसी तमाम घटनाओं के बारे में जब कोई सामान्यीकरण विकसित करते हैं तो इस प्रक्रिया या इस विशेषता को हम सामान्यता कहते हैं, और वैज्ञानिक विधि से किए जा रहे अध्ययनों में यह गुण पाया जाता है। और इसीलिए वैज्ञानिक विधि से हम घटनाओं के बारे में सामान्यीकरण विकसित कर सकते हैं या सामान्य नियम और सिद्धांत बना सकते हैं। और वैज्ञानिक विधि की जो अंतिम विशेषता है वह है प्रेडिक्टेबिलिटी, यानी पूर्वानुमान की क्षमता। यह जो विशेषता है वैज्ञानिक विधि की, यह उसके सामान्यीकरण करने की क्षमता से जुड़ी हुई है। जैसा हमने आपको पहले बताया कि वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके हम सामान्यीकरण कर सकते हैं, सामान्य नियम बना सकते हैं, कार्य कारण संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो जब हम इस तरह के सामान्यीकरण या कार्य कारण संबंध बना लेते हैं तो उसके आधार पर हम भविष्य के संबंध में भविष्यवाणियाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जब कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप कार्य कारण संबंध स्थापित करते हैं तो हम यह बताते हैं कि कोई दशा ए होने का क्या परिणाम हो सकता है। तो इस तरह से जब कभी भी कोई दशा ए दिखाई देगी तो हम यह कह सकते हैं कि इसका परिणाम बी हो सकता है। वैज्ञानिक विधि के पूर्वानुमान करने की क्षमता का एक उदाहरण हम मौसम संबंधी पूर्वानुमान में देख सकते हैं। आप सभी टेलीविज़न पर मौसम के संबंध में पूर्वानुमान देखते हैं और यह बताया जाता है उसमें कि आने वाले 24 या 48 घंटों में मौसम किस प्रकार रहेगा। तो यह जो पूर्वानुमान किया जाता है यह किसी कल्पना के आधार पर नहीं किया जाता है या किसी अंदाजे के आधार पर नहीं किया जाता है, बल्कि वास्तविक तथ्यों के आधार पर किया जाता है। सैटेलाइट से जो चित्र प्राप्त होते हैं उनमें कुछ दशाएं दिखाई देती हैं। उन दशाओं के आधार पर यह प्रेडिक्शन, यह पूर्वानुमान किए जाते हैं। उदाहरण के लिए हमें यह पता है, यह पहले से ही स्थापित नियम है कि जहाँ कहीं भी कम दबाव का क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका परिणाम तूफान या बारिश हो सकता है। तो इस प्रकार सैटेलाइट से जो चित्र प्राप्त होता है उसमें यदि हमें कहीं कम दबाव का क्षेत्र दिखाई देता है तो हम यह मान सकते हैं, हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आने वाले समय में उस स्थान पर बारिश हो सकती है। तो इस प्रकार वैज्ञानिक विधि हमें वह क्षमता प्रदान करती है जिसके माध्यम से हम भविष्य के बारे में पूर्वानुमान कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञानों में भी अनेक इसी प्रकार के पूर्वानुमान किए जाते हैं। सबसे अधिक जो प्रचलित प्रोजेक्शन है वह डेमोग्राफी में आप देखते हैं, जनसंख्यात्मक अध्ययनों में आप देखते हैं, जहां वर्तमान ट्रेंड्स को देखकर जो प्रचलित प्रवृत्तियां हैं, ट्रेंड्स हैं, उनको देख करके ये बताया जा सकता है कि आने वाले 10 वर्षों में या 20 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो सकती है या जनसंख्या की अलग अलग विशेषताएं क्या स्वरूप धारण कर सकती हैं। तो इस प्रकार वैज्ञानिक विधि हमें यह भी क्षमता प्रदान करती है कि हम भविष्य के बारे में कुछ पूर्वानुमान पहले से कर सकें। तो इस प्रकार
वैज्ञानिक विधि की ये 5 विशेषताएं परीक्षणीयता, सामान्यता, वस्तुनिष्ठता, सामान्यता और पूर्वानुमान की क्षमता एक साथ मिलकर हमारे अध्ययन को अधिक विश्वसनीय और अधिक प्रामाणिक बनाती हैं और इसीलिए वैज्ञानिक विधि बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है जहाँ तक सामाजिक अनुसंधानों का प्रश्न है। आज के इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यह सामग्री आपको उपयोगी लगी होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।